अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं? एनर्जी की वो मकदार जो 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए दरकार हो, यानी हम दो एटमों को न्यूट्रल करके एक दूसरे से अलग करते हैं या आयन को एक दूसरे से जुदा करते हैं अगर आयोनिक बॉन्ड हो। The amount of energy required to break the 1 mole of chemical bond between the two atoms in a molecule or ion to separate them completely and the gas space is called bond energy. Bond energy की वो मकदार, यानी अगर कोवेलेंट कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो उनको न्यूट्रल फॉर्म में अलग करने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी, या फॉर एग्जांपल अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो आयन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। या इनके अपोजिट, यानी अगर इनको हम इस तरह जैसे डिफिनीशन लिखा हुआ है, यानी ये हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इनको ब्रेक करने के लिए 436 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी जो है दरकार होगी, तो ये हमारे पास दो न्यूट्रल एटम बना देंगे। तो आप इस डिफिनीशन में आयन को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड हो तो क्या उसके लिए बॉन्ड एनर्जी नहीं होगी? उसकी भी बॉन्ड एनर्जी जो है होगी, जिनको हम लैटिस एनर्जी के नाम से भी जो है जानते हैं। वहाँ पर हम लैटिस एनर्जी का टर्म जो है यूज़ करते हैं। तो आयोनिक आयंस को सेपरेट करने के लिए या एटमों को अलग करने के लिए, यानी उसका दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होगा उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का नाम भी दे सकते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सिर्फ इसमें फ़र्क ये होगा कि अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इनके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी एक ही मतलब है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, जैसे आपके पास है CH4, तो इनके लिए जो एनर्जी दरकार होगी एक के लिए, तो उनको फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। इनके लिए जो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनको कहेंगे, इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन इन सब का अगर हम एवरेज निकाल लें तो फिर उनको हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो आपने ये डिफिनीशन भी देखी होगी मुख्तलिफ बुक्स में कि द एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो इंडिविजुअल के लिए हम बॉन्ड डिसोसिएशन का टर्म यूज़ करते हैं, और जब उनका एवरेज निकालते हैं टोटली तो उनके लिए फिर बॉन्ड एनर्जी का टर्म यूज़ करते हैं। इनके लिए हम यूनिट किलो जूल पर मोल जो एनर्जी के यूनिट हो तो वो तमाम यूनिट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा इनके लिए हम कैलोरीमीटर डिवाइस के तौर पर यूज़ करते हैं, उनके थ्रू जो है मालूम करते हैं बॉन्ड एनर्जी को। और इनके अलावा मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है उनके थ्रू भी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये इफ़ेक्ट होता है या इसमें कमी बेशी आती हैं? तो नंबर 1 एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। वजह क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 है और हाइड्रोजन का 2.1, तो 4 से 2.1 को माइनस कर दे 3.2 क्लोरीन के लिए या 2.9 ब्रोमीन के लिए, तो हाइड्रोजन का 2.1 इससे माइनस करते जाए तो आपके पास जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी जो है कम होता चला जाएगा। इनके एनर्जी को वैल्यू को देके 567 किलो जूल पर मोल, 431 किलो जूल पर मोल, और HBr के लिए है 366 किलो जूल पर मोल, और HI हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए है 299 किलो जूल पर मोल। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा उसमें जो है बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी, तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होगा। और इनके बैकग्राउंड में हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो इनका साइज़ बढ़ेगा,
एडिशन एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, एडिशन ऑफ न्यू शेल होगा और एडिशन ऑफ न्यू शेल की वजह से यानी साइज़ बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी डोमिनेंट करता चला जाएगा नीचे। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियाई का ग्रिथ कम होगा, तो बॉन्ड आसानी के साथ जो है ब्रेक होता चला जाएगा। जैसे फ्लोरीन का साइज़ कम है तो इनके निस्बत HCl का बॉन्ड लेंथ जो है ये ज़्यादा होगा, इसके निस्बत HBr का जो है और ज़्यादा होगा, HI का जो है और ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, किस वजह से? फ्लोरीन का साइज़ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने डिफरेंस जो हेडिंग दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ इसी हेडिंग के मुताबिक इनको एक्सप्लेन कर दें कि जब इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है यानी पोलैरिटी कम हो रही है या हेलोजन का साइज़ बढ़ रहा है, तो वो क्रॉस क्वेश्चन अगर कर ले तो फिर ये आंसर होगा। लेकिन सैम्पल आप यहाँ पर ये कहें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे जैसे कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। आपके सामने वैल्यू और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद है। आप हाइड्रोजन हैलाइड को यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। इनके अलावा एटॉमिक साइज़ जो है, जैसे हमारे पास एटॉमिक साइज़ बढ़ता चला जाएगा, जैसे अभी हाइड्रोजन हैलाइड में एक एटम जो है उनका साइज़ इंक्रीज़ करता गया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। यहाँ पर Cl2, Br2, I2, क्लोरीन जो है इनका साइज़ स्मॉलर है तो इनके लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। हमने इससे यहाँ पर जो है फ्लोरीन एक्सेप्शनल केस है, फ्लोरीन का साइज़ और भी स्मॉलर है, उनके लिए और भी जो है ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, एक्सपेक्टेड हमारा ये होगा एक्सपेक्टेशन। लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर मौजूद होते हैं इसमें इनके बीच में इतनी ज़्यादा रिपल्जन होगी कि इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है कम होती है, क्लोरीन में जो है बढ़ जाती हैं, वापस जो है फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो क्लोरीन को इस ट्रेंड से इसलिए हटाया है कि हमने हेडिंग दिया है एटॉमिक साइज़, तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा या न्यूक्लियस का शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम होगा। जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी। तो एटॉमिक साइज़ बढ़ने से जो एटॉमिक बॉन्ड लेंथ जो बढ़ता है इनकी कम एनर्जी दरकार होगी ब्रेक होने के लिए। तो क्लोरीन का 242 किलो जूल पर मोल और ब्रोमीन के लिए 193 किलो जूल पर मोल और आयोडीन के लिए 151 किलो जूल पर मोल, ये तीन जो है आप इस एग्जांपल में ले सकते हैं। ये फ्लोरीन को इसके टॉप से आप ना लिखें, इसमें एक्सेप्शनल केस हैं, यानी स्लो बेस क्वेश्चन अगर आ जाए कि एटॉमिक साइज़ के साथ जो है बॉन्ड एनर्जी कम होती है तो बढ़ने के साथ, तो फ्लोरीन का साइज़ तो स्मॉलर इनकी सबसे ज़्यादा क्यों नहीं है? तो हम कहेंगे कि इनका साइज़ बहुत छोटा है और इसमें लोन पेयर मौजूद है, तो इनकी रिपल्जन की वजह से इनकी एनर्जी कम होगी, क्लोरीन में बढ़ जाएगी फिर डिक्रीज़ होना ये शुरू हो जाएगा। तो ये इनका आंसर होगा। तो एक फैक्टर हमने एटॉमिक साइज़ का लिया। तीसरा जो है हम इसमें बॉन्ड लेंथ ले सकते हैं। बॉन्ड लेंथ का क्या मतलब है कि जो मीन डिस्टेंस होगा, बॉन्ड लेंथ को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो कहेंगे कि द मीन डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। एटम की जो न्यूक्लियाई है उनके दरमियान जो मीन डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस क्यों कहते हैं या एवरेज डिस्टेंस? क्योंकि एटम्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं, तो कब ये डिस्टेंस बढ़ेगा और कब जो है कम होगा, तो इसलिए हम मीन डिस्टेंस जो है बॉन्ड लेंथ के डिफिनीशन में यूज़ करते हैं कि द मीन डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ जो है हमारे पास ये ख़ुद डिपेंड करता है एटॉमिक साइज़ के ऊपर और बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। एटॉमिक साइज़ अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि दो एटमों के बीच में कितने एटम्स बॉन्ड मौजूद हैं। तो अगर एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, अगर दो बॉन्ड मौजूद है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, अगर 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। तो कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है इनका डिस्टेंस है 154 पिकोमीटर। जैसे डबल बॉन्ड आएगा तो 134 पिकोमीटर, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 120। तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे
बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ। तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ ये एक फैक्टर है। बॉन्ड लेंथ का खुद जो है डायरेक्ट रिलेशन इन्वर्स रिलेशन होगा बॉन्ड एनर्जी के साथ। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो न्यूक्लियाई का होल्ड शेयर फेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कम होगा। तो ये खुद जो है बॉन्ड लेंथ, फिर दो फैक्टर है इनके, एटॉमिक साइज़ और बॉन्ड ऑर्डर। एटॉमिक साइज़ जब बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ये एग्जांपल जैसे हमने यूज़ किया था 242, 193, 151, ये एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है तो इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। जब बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। और बॉन्ड ऑर्डर जब बढ़ेगा तो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, बॉन्ड लेंथ कम होगा, और जब बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होगा। और एटॉमिक साइज़ जो है इसमें बॉन्ड लेंथ जो है बढ़ जाता है, तो बॉन्ड लेंथ जब ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी जो है कम होगी। तो तीसरा फैक्टर बॉन्ड लेंथ इसमें शामिल कर दे। और इनके खुद जो है दो फैक्टर है कि बॉन्ड लेंथ किस चीज़ पर डिपेंड होगा। तो एक हमारे पास है एटॉमिक साइज़ और दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर। इनके अलावा एक और पॉइंट है पोलैरिटी। तो पोलैरिटी जो है उसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा नॉन पोलर के निस्बत। तो हम ये इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास HCl के लिए HCl की एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है वो है 72.39 × 10⁻⁻23 किलो जूल पर मालिकूल। ये वैल्यू जो है ये एक्सपेरिमेंटल है HCl के लिए। तो हम अब ये देखना चाहते हैं कि HCl में जो पोलैरिटी है, यानी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा नॉन पोलर से। इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि जब नॉन पोलर होते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है, जैसे आपके पास Cl2 है क्लोरीन, तो इसमें सिर्फ जो है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो इनको सिर्फ ब्रेक करना है हमें। लेकिन जब पोलर होते हैं तो पोलर में ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो हमारे पास ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के अलावा हमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डेवलप हो जाता है पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव, इनको भी जो है ख़त्म करना है। तो इसलिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा नॉन पोलर के निस्बत। तो अब हम यहाँ पर ख़ुद कैलकुलेट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो नंबर 1 H2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, HCl में ये मौजूद है। तो हम एक एटम की कैलकुलेशन करते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम की क्या कंट्रीब्यूशन होगी। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हाइड्रोजन के 1 मोल के लिए 436 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी चाहिए, यानी ये एनर्जी एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल के लिए है, सिर्फ एक H2 मॉलिक्यूल के लिए नहीं। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो इस 436 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 72.40 × 10⁻⁻23 किलो जूल ये एक मॉलिक्यूल की वैल्यू आ गई। और अब हम एक एटम का कैलकुलेट करना चाहते हैं जो HCl में मौजूद है, एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इस वैल्यू को जो है हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? H2 में 2 एटम्स हैं और हमने मॉलिक्यूल के लिए मालूम किया, अब हमें एक एटम क्या मालूम करना है, तो इस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 36.20 × 10⁻⁻23 ये एक हाइड्रोजन की जो है ये वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम क्लोरीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इस क्लोरीन के लिए जो है हम वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो क्लोरीन का जो वैल्यू है एक मोल के लिए, जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 243 किलो जूल पर मोल। ये एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल के लिए 243 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी जो है रिक्वायर है। अब मुझे जो है एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करना है, तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल होंगे, तो मैं इनको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा। तो एक मॉलिक्यूल के लिए ये वैल्यू आ गई किलो जूल पर मॉलिक्यूल। अब Cl2 में 2 एटम्स है, तो अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ कि एक क्लोरीन की
एटम की क्या कंट्रीब्यूशन है, उसने कितनी एनर्जी रिलीज़ की या उनके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। तो मैं इस वैल्यू को जो है 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास क्लोरीन के लिए ये वैल्यू आ गई। अब हम अगर ख़ुद HCl के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई हाइड्रोजन की, और ये वैल्यू जो है ये आपके पास आ गई क्लोरीन के लिए। तो दोनों को ऐड कर दिया तो एक मालिकूल के लिए आपके पास 56.37 इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल पर मोल। ये एक मालिकूल के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्लोरीन की जो एनर्जी की जो वैल्यू है, कंट्रीब्यूशन है HCl के लिए हमने ख़ुद कैलकुलेट किया। एक H2 मालिकूल से पर मोल की वैल्यू से एक एटम तक, फिर क्लोरीन के 1 मोल की जो वैल्यू थी, एक क्लोरीन का एक एटम की जो कंट्रीब्यूशन थी एनर्जी की, वो कैलकुलेट की, आपस में ऐड किया HCl की एनर्जी मालूम करने के लिए। तो वो हमारे पास 56.37 इंटू 10⁻⁻23 ये वैल्यू आई। और ये वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल है। हम इस एक्सपेरिमेंटल से ये ख़ुद जो ऑब्ज़र्व कैलकुलेटेड वैल्यू है इनको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चला कि इसमें डिफरेंस मौजूद है। ये डिफरेंस किस वजह से है? पोलैरिटी की वजह से। पोलैरिटी की वजह से ये डिफरेंस क्यों आया? इसलिए कि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो अब हमें ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल होते हैं उसको तोड़ने के साथ साथ हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हो जाता है उनको भी ख़त्म करना है, यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड इनको भी ब्रेक करना है, और इनके अलावा जो इसमें आयोनिक करैक्टर प्रोड्यूस हुआ इनको भी ख़त्म करना है। तो अगर ये पोलैरिटी बॉन्ड एनर्जी को इफ़ेक्ट नहीं करता तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाती, लेकिन जो हमने नॉन पोलर से कैलकुलेट किया तो वो है 56 और यहाँ पर आया 72, तो डिफरेंस 16.01 इंटू 10⁻⁻23। ये 6 हम इसका भी क्या कंक्लूजन दे सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि पोलैरिटी की वजह से 16.01 इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल पर मालिकूल जो है ये मालिकूल है। पर मालिकूल आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है ये देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा पोलैरिटी की वजह से, या ये कह सकते हैं कि HCl की पोलैरिटी की वजह से इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज़ हो गई, क्योंकि बॉन्ड बनने के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उतनी ही एनर्जी जो है उसके तोड़ने के लिए रिक्वायर होगी। तो हमारे पास टॉपिक था बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी क्या है कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, अगर वो कोवेलेंट मालिकूल हो तो उनको न्यूट्रल फॉर्म में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उनको हम बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल बॉन्ड जो फॉर्मेशन जो होती है बॉन्ड की, उसमें जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, हम सिर्फ फिर इक्वेशन को जो है इस तरह नेगेटिव साइन के साथ शो कर देंगे। जैसे मैंने हाइड्रोजन के लिए रिएक्शन लिखा था कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो अगर H2 बनाते हैं तो अब इसके बीच में जो है बॉन्ड बना, तो अब हम लिखेंगे कि डेल्टा H हमारे पास -436 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी जो है ये रिलीज़ होगी। लेकिन अगर इनको मैं इस साइड पर लिखूं कि मालिकूल को ब्रेक करना है तो अब एनर्जी रिक्वायर होगी। अब हमें जो 2 एटम यहाँ पर मिलेंगे और डेल्टा H जो है इसकी वैल्यू मैं पॉजिटिव शो करूँगा कि ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये एब्जॉर्ब होगी इतनी एनर्जी। तो इनको हम पॉजिटिव का मतलब यानी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप इस तरह से इक्वेशन में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी दोनों तरीक़ों से आप डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ बॉन्ड, या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड फॉर्म। तो इस तरीके से आप दोनों तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं। और उनके फैक्टर के बारे में जिक्र किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। उनके अलावा एटॉमिक साइज़ के बारे में जिक्र किया कि एटॉमिक साइज़ अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी।
और उनके अलावा पोलरिटी का एग्जांपल लिया कि जो नॉन पोलर होते हैं उसके निस्बत पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उसमें पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। यानी आपके पास अगर पोलर और नॉन पोलर को जिस तरह टग ऑफ वार होता है दो ग्रुप के बीच में, तो अगर एक ग्रुप रस्सी को ज़्यादा जो है अपनी जानिब जो है अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, अगर तो उसको हम कहेंगे कि पोलर है। अगर इक्वली उनको जो है अट्रैक्ट किया जाए तो फिर हम कहेंगे कि नॉन पोलर है। लेकिन अगर रस्सी एक साइड पर थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि ये पोलर है। अगर वो ग्रुप बहुत ही ताकतवर है और पूरी रस्सी जो है उससे ले लें तो फिर हम कहेंगे ये आयोनिक बॉन्ड है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो नॉन पोलर सिमिलर एटम के बीच में होगा या डिफरेंट एटम के बीच में भी हो सकता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। जैसे CH4 स्ट्रक्चर के लिहाज से भी नॉन पोलर है, और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखें तो इनका 2.5 और इसका 2.1, तो 0.4 डिफरेंस आ रहा है। या इसी तरह CCl4 का आप देख लें, ये हमारे पास 2.5 है और ये जो है 3.0 इतनी वैल्यू है, तो 0.5 जो है इसका डिफरेंस आ रहा है। और इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, तो उसकी वजह से भी ये नॉन पोलर है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये इनका डाइपोल मोमेंट इस साइड पर है, तो दूसरा क्लोरीन जो है इस साइड पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। तो जिस तरह फिज़िक्स में हम कहते हैं कि जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा, एरो उस साइड पर, उनका हेड उस साइड पर शो करते हैं। तो ये था हमारे पास बॉन्ड, एनर्जी और उनके फैक्टर। तो इनको आप दोबारा जो है नोट कर सकते हैं। इनके ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, साइज़ ऑफ एटम, बॉन्ड लेंथ, और इनके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक फैक्टर स्टडी किया, एटॉमिक साइज़ का स्टडी किया, और इनके अलावा बॉन्ड लेंथ को दो हिस्सों में डिवाइड किया कि बॉन्ड लेंथ का अपना जो है वो तो इन्वर्स रिलेशन है एनर्जी के साथ, लेकिन इसके ख़ुद दो फैक्टर है कि एटॉमिक साइज़ के साथ जो है ये बॉन्ड लेंथ जो है बढ़ रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा बॉन्ड यानी इसमें मौजूद होंगे, तो बॉन्ड लेंथ जो है कम होगा। तो ये था हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।